नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। वर्ष 2016 में कैसा रहा भारतीय मीडिया? क्या थे बड़े मुद्दे? कैसा था कवरेज? क्या रही मीडिया की उपलब्धियां और विफलताएं? साल के इन बड़े सवालों पर हम जानेंगे अपने खास मेहमानों की राय। इससे पहले कि चर्चा शुरू हो, पेश है साल भर के कुछ महत्वपूर्ण मीडिया घटनाक्रमों और खास कवरेज की एक संक्षिप्त सूची। रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण सोशल मीडिया से आया सामने, मुख्यधारा मीडिया ने शुरू में कवर ही नहीं किया। उग्र राष्ट्रवादी खुमार के बीच जेएनयू के कई प्रतिभाशाली छात्रों पर देशद्रोह के मामले, पिटाई, कई निजी चैनलों ने फैलाया उन्माद, एक चैनल में खबरिया फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, विरोध में प्रोड्यूसर ने दिया त्यागपत्र। राष्ट्रवादी उग्रता पर एनडीटीवी इंडिया का कवरेज, पर्दे पर छाया अंधेरा। संबद्ध मंत्रालय ने पठानकोट आतंकी हमले की कथित राष्ट्र विरोधी रिपोर्टिंग के लिए एनडीटीवी इंडिया पर लगाया एक दिन का बैन। बाद में मामला टला। कश्मीर में जुलाई से अक्टूबर के घटनाक्रमों का कवरेज, कई सवाल। कश्मीरी आईएएस अधिकारी का मार्मिक खत। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को जेल मुकदमे। हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन सहित कुल 5 पत्रकारों की हत्या, कुछ पर हमले आदि। पनामा पेपर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार सहकार से इंडियन एक्सप्रेस का रहस्योद्घाटक कवरेज। अर्नव गोस्वामी का टाइम्स नाउ से जाना। प्रधानमंत्री के सामने इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकमल झा का गोयनका अवार्ड समारोह में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में विचारोत्तेजक भाषण। फेक न्यूज, अमेरिकी प्रेस की तरह भारत में भी फेक न्यूज का बढ़ता चलन। कुछ चैनलों का 2000 रुपए के नए नोट में नैनो चिप वाली फर्जी स्टोरी। पाकिस्तान के रेगुलेटर का फरमान कि पाक मीडिया भारतीय टीवी की नकल न करे, जहां टीआरपी के चलते कोई जवाबदेही नहीं। सोशल मीडिया का विस्तार, बढ़ती हैसियत। तो ये थी वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मीडिया से संबंधित आज की हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ संपादक एस निहाल सिंह साहब हमारे साथ हैं, हिंदू की एसोसिएट संपादक अनुराधा रमन, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ आशुतोष झा। आप चारों लोगों का 2016 के मीडिया मंथन के आखिरी एपिसोड में स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं अनुराधा आपसे। 2016 की जब हम बात कर रहे हैं, हमारी सूची पर आप केवल मत जाइए, अपने मन से भी आप जो उचित समझती हैं। क्या आपको लगता है बड़ी विफलताएं, बड़ी उपलब्धियां, बहुत संक्षेप में आपकी नज़र में? मैं पहले कंसर्न को लेके चलती हूँ। 2016 ऐसा साल था जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम मीडिया को दो कैटेगरीज़ में बांटा गया, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट मीडिया। ये बहुत इट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि पहली बार, और मैं निहाल सिंह जी से पहले ही बात कर रही थी कि कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ था क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तो ये नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल मीडिया का जो रूट्स है वो 2 साल पहले चलता है, लेकिन रोहित वेमुला और जेएनयू का जो एपिसोड है वहाँ पे एक काफ़ी क्या बोलते हैं इसको, कॉन्क्रेटाइज हो गया। ये मेरे लिए बहुत इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि इसका जो ओवरहैंग है अभी तक हम लोग इसको भुगत रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन पे भी वही चर्चा होती है कि आप इस कैटेगरी में हैं या उस कैटेगरी में हैं। जहाँ तक मीडिया का अचीवमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, उपलब्धि की बात कर रहे हैं, मीडिया अभी मुझे लगता है काफ़ी कॉर्नर हो गई है सरकार से, और ये एक्सेस जर्नलिज्म जो है, जो बहुत उभर के आई है इस बार, ये और भी मुश्किल कर देती है मीडिया को एक क्रिटिकली इन्फॉर्मेशन को रीडर्स तक पहुंचाने का। तो इस साल लेट मी टेक अ क्रिटिकल व्यू, मुझे नहीं लगता है कुछ स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट्स हुआ है मीडिया, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी ड्रॉबैक्स दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, आपका आकलन क्या है 2016 में भारतीय मीडिया के बड़े कामकाज को लेकर, बड़ी फेल्योर्स, बड़ी अचीवमेंट्स को लेकर?
देखिए, जो आपने पहले शुरुआत में जो बात की, क्या खामी रह गई, और अनुराधा जी ने जवाब भी दिया उनका। मेरा मानना है मीडिया तो समाज का ही हिस्सा है, और समाज में हर इशू को लेकर के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। मीडिया, आप अगर कोई भी, आप जैसे रोहित वेमुला से आपने शुरू की थी इस साल की, रोहित वेमुला के इशू पे हमने दोनों तरीके की स्टोरीज देखी। एक था बहुत क्रिटिकल कि किस तरीके से, जो कि कास्ट बेस्ड को बना करके फिर बाद में उस पर राजनीति की भी बात आई, राजनीति हुई भी, कई नेता गए वहाँ पर, धरना प्रदर्शन भी हुआ, उस तरीके से भी कवरेज हुई। दूसरा कवरेज ये था कि जो सरकार की ओर से पर्सपेक्टिव आया कि क्या है इशू और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि वो पूरा इशू आत्महत्या से लेकर ज़्यादा ये हो गया था कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मीडिया ने दोनों तरीके से कवरेज किया। मीडिया का, मेरा मानना यही है कि मीडिया का काम है, क्योंकि जब तक जांच हो के सच्चाई सामने ना आ जाए तो ये कहना भी तो सही नहीं है कि यही बात सही है। लेकिन तो आशुतोष, माफ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए, इसमें एक बड़ा पहलू उभर कर आया जो सबसे डिबेटेबल पॉइंट था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने रोहित वेमुला की आत्महत्या के प्रकरण को, इसके पहले जो घटनाक्रम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल रहे थे, उनको कवर ही नहीं किया था। ये सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान लोगों ने इसको डाला और कुछ दिन वेट करने के बाद ये स्टोरी भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम सेक्शन में पहली बार ब्रेक हुई। तो सोशल मीडिया का दबाव, आम लोगों का दबाव, वहां जो छात्र आंदोलन था, तब जाकर मीडिया जागा। असल डिबेटिंग पहलू ये भी एक है हमारे लिए, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं। ये बात आपने सही कही। और सोशल मीडिया पिछले कुछ दिनों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कभी कभी उसको गाइड भी करने लगा है। कई इश्यूज़ पर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पहले आ रहा है और फिर हम उसको फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। और रोहित वेमुला के मामले में भी ये आया कि जब सोशल मीडिया पे आया तो फिर मीडिया ने पिक किया उसको, और ये बहुत बड़ा इशू बना और लंबे समय तक ये इशू रहा। आपने कही उपलब्धि की बात, तो उपलब्धि तो यही है किसी भी मीडिया के लिए कि जो घटना है आप उसको सही पर्सपेक्टिव में दिखा पाएँ, और वो किया है मीडिया ने, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन विनोद, हम आपसे समझना चाहेंगे ये कि 1916 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट जो जारी हुई, वो 180 देशों के बीच भारत को वो 133वें स्थान पर रखती है। एक दूसरी रिपोर्ट भी आई जो CPJ की, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, ये एक बड़ा थिंक टैंक है न्यूयॉर्क में, इसने जो दुनिया के 14 जो अत्यंत खतरनाक इलाके हैं, जो हिंसक टकराव और खूंखार सामाजिकता को लेकर कुख्यात हैं, ऐसे मुल्कों में हमारे देश का भी नाम शुमार किया उसने, और हमें 9वें पोजीशन पर रखा उस लिस्ट में। ये जो पहलू है, ये मीडिया फ्रीडम को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर अपने देश में क्या कुछ कहानी ये कहती है? ये क्या वाकई इसको हम माने कि विदेशी लोग भारत के स्वतंत्र मीडिया के बारे में कम जानते हैं, या ये असलियत है? कैसे देखते हैं? उनसे ज़्यादा जानते हैं हम, और आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसलिए थोड़ी हो रहा है कि ये रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट्स आई थी। ये तो आप बीती है, ये कोई जग बीती थोड़ी है। जग बीती उनके लिए है, हमारे लिए आप बीती है ये। और बड़ी माजरत से मैं कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जब सरकारें थीं, वो अपेक्षा करती थी और चाहती थी कि उनको अखबार समर्थन दें उनकी पॉलिसीज़ को। अब उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको बिना कहे समर्थन मिल जाता है और बिना सवाल उठाए समर्थन मिल जाता है। आप मुझे बताइए कि हमारे मीडिया में प्रश्न उठाने की प्रक्रिया, वो जो प्रथा थी, वो कितनी लागू है आज के दिन, और कितने लोग उसको अपना रहे हैं इस देश में। ये बहुत बदकिस्मती है, और समझते नहीं है लोग जो भी सरकारें सत्ता में होती हैं, और ये कोई नया प्रकरण नहीं है। पिछली सरकार में भी ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हमको नज़र आए हैं कि सरकारें जो हैं वो ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं, उनको फीडबैक मिलता है, काउंटर व्यू पॉइंट मिलता है, पॉलिसी में करेक्शन जो हो सकते हैं वो लागू किए जाते हैं उस फीडबैक के बेसिस पे। लेकिन वो प्रक्रिया अब नहीं चल रही है, अब यकतरफा डिसीजन मेकिंग है, और ज़्यादातर मीडिया जो है वो कन्फॉर्मिस्ट मीडिया है।
वो ताली बजाता है, वो सवाल नहीं उठाता है। और एक चीज़ और जो भड़ास अपनी वो निकालता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की भी बात नहीं करूँगा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपनी जो भड़ास उठाता है निकालता है, वो विपक्ष पे प्रश्न चिन्ह लगा कर निकालता है। वो विपक्ष से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है और सरकार से कम। अब आप मुझे बताइए, विपक्ष भी जवाबदेह है, इसमें दो राय नहीं है। अगर विपक्ष नकारा है तो उसको नकारना चाहिए हमको, लेकिन सरकार से हमें सवाल पूछने की अनुमति होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन एक्सेस जर्नलिज्म की भी बात की गई। एक्सेस जर्नलिज्म इसलिए हो रहा है कि आज के दिन सरकार के पास बहुत ऑप्शंस हैं। एक अखबार को दूसरे अखबार के अनुपात में अगर वो पेट्रनाइज करती है, तो जो अखबार पेट्रनाइज होता है वो समझता है कि मैं ज़्यादा सक्षम हो गया हूँ, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब वन वे ट्रैफिक है इन्फॉर्मेशन का, टू वे ट्रैफिक नहीं है, तो उस वक़्त ये एक अहम प्रश्न बन जाता है। और जो कार्मिक, जो वर्किंग जर्नलिस्ट ज़मीन पे काम करता है, वो इस बात से डर जाता है कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है उसको ये खबर मिल जाएगी सरकार का वर्जन और मुझे नहीं मिलेगा, और उसकी जवाबदेही बनती है उसके दफ्तर। जी, एस निहाल सिंह साहब, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं? क्या मीडिया बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया है? मीडिया क्या जो स्टैब्लिशमेंट है उस पर सवाल उठाना बंद कर दिया है? विनोद का कहना है कि अपनी भड़ास कई बार विपक्ष पे मीडिया निकालता है, लेकिन ये मीडिया में जो ये चेंजेस ट्रेंड में आपको दिखने को मिल रहा है, लंबी पारी आपने की है मीडिया में, आज भी आप लिख रहे हैं लगातार, आप कैसे इसको समराइज करेंगे? देखिए, जिसे कहते हैं ना रूम फॉर मैनूवर, स्पेस जो है, पब्लिक स्पेस है, वो घटती जा रही है रोज़। और जहाँ तक मीडिया का हिसाब है, इस सरकार ने एक बहुत अहम बात सीखी है। वो ये है कि जर्नलिस्ट को छोड़ दीजिए, आप प्रोप्राइटर से बात कीजिए, तो प्रोप्राइटर को ले लीजिए। अब इसमें यह है कि अब जैसे प्रिंट जर्नलिज्म है वो तो नीचे चली गई ना, अब तो वो टेलीविज़न है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह। और टेलीविज़न के लिए तो बहुत पैसा लगता है, तो कॉर्पोरेट्स या बहुत अमीर आदमी चला सकते हैं चैनल को। तो उन्होंने फैसला किया है कि भाई हम पकड़ेंगे वो ओनर को, वो सीधा कर देगा जर्नलिस्ट को, जो सीधा नहीं होता वो बाहर चला जाएगा। तो ये तरकीब है, ये नई तरकीब है, क्योंकि इतना जो हो रहा है इमरजेंसी के दिनों में भी नहीं हुआ जिस तरह आजकल हो रहा है। तो ये एक बहुत अहम मामला है मेरे ख्याल में, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है जर्नलिज्म पे। विनोद जी कह रहे थे कि भाई वो सवाल नहीं पूछते। अब बेचारे सवाल क्या पूछे, कल वो ओनर पीठ पे बैठ जाएगा, कहता है कि भाई ये ऐसा सवाल तुम क्यों पूछते हो सरकार से। तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है ये भी डिसिप्लिन्ड है, आई मीन अनुशासित एक है, इसके पीछे अनुशासन है। देखिए, सेल्फ सेंसरशिप तो बढ़ रही है ना, और बढ़ेगी, क्योंकि जब आप ओनर को अपनी जेब में डाल लेंगे तो फिर क्या बचा। लेकिन अपने देश में जो इतनी विविधतापूर्ण सोसाइटी है, इसमें विविधता, डाइवर्स मतलब अंग्रेजी में इसको कहेंगे, उसमें अगर मीडिया में विविधता नहीं दिखती और इस तरह का डिसिप्लिन विद इन द कोर्ट दिखता है, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया कैसे वाइब्रेंट, कैसे ज़्यादा विविध दिखाई पड़े? क्या विकल्प क्या है, क्या ऑप्शंस क्या है? नहीं, कोई है, कई अखबार है अभी भी जी जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। और वो तो इमरजेंसी में भी देखा होगा आपने, इंडियन एक्सप्रेस जैसे हुआ, स्टेट्समैन तो अब बहुत नीचे चला गया है। तो वो है, और कुछ लोग लड़ रहे हैं अभी भी, पर एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, माहौल जी, वो ज़रा घटता जा रहा है। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो वैकल्पिक जो बात हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर आज के इस दौर में क्या क्या विकल्प खुले हुए हैं एक बेहतर मीडिया के, एक वाइब्रेंट मीडिया के, एक विविधतापूर्ण मीडिया के, जो जमहूरियत को, भारत की जो लोकतांत्रिक
जो सामाजिकता है उसको व्यक्त करे और उसका प्रतिनिधित्व करे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया के अंदर जो समस्याएं हैं, जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। विनोद, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात होती है। जब इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो सिस्टम है, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होती है। क्या आपको लगता है अपने मुल्क में ओनरशिप का इशू है, एडिटर नाम की संस्था का ख़त्म होना है, ओम्बुड्समैन नाम की संस्था का बिल्ड न हो पाना है, खड़ा न हो पाना है, अपॉइंटमेंट्स के मामले हैं, ढेर सारे मामले हैं भारतीय मीडिया में। यहाँ तक कि टेलीविज़न इंडस्ट्री के आने के बाद, प्राइवेट इंडस्ट्री के बाद कोई ऐसी काउंसिल, कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है प्रॉपरली जो ठीक से एड्रेस कर सके सारी समस्याओं को। ठीक है, मिनिस्ट्री अपनी जगह है। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़े पैमाने पर भारत में एक बेहतर ढंग का मीडिया रिफॉर्म्स जरूरी है, बड़े इनिशिएटिव लेने चाहिए? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो। ना सरकार चाहती है और ना मीडिया के प्रोप्राइटर्स चाहते हैं। जिस तरह से कैपिटल को कोई चेंज पसंद नहीं होता, पूंजी को, उसी तरह से सत्तारूढ़ लोगों को भी चेंज पसंद नहीं होता। और मीडिया बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस पेडलिंग का एक माध्यम बन गया है। इस बात को हमको कबूल करना चाहिए। बड़ी व्यापक बहस किस चीज़ पर ज़रूरत है? कोई बहस तो होती नहीं है यहाँ पर। अभी आपके पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इस देश में, जिसके नाम पे लोगों को दुत्कारा जाता है। मुझे माफ़ कीजिएगा हस्तक्षेप के लिए। अभी निहाल सिंह साहब कह रहे थे कि एक अधिकार जैसा बनता जा रहा है मीडिया में। क्या आपको लगता है क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी एक बड़ा इशू है भारत में, जो बिल्कुल एड्रेस नहीं किया गया है अब तक? ये तो पहाड़ों जितना पुराना इशू है। कब से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त हुई नहीं और ना होने की कोई संभावना है। क्योंकि पेशरफ्त कौन करेगा? देखिए, करेक्टिव्स तो अंदर से आने पड़ेंगे ना, रिफॉर्म्स तो अंदर से उभरने पड़ेंगे। इस बात पे एक राय है कि सरकारों का कोई दखल मीडिया के रिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रॉस होल्डिंग की जो बात है, क्रॉस ओनरशिप की जो बात है, उसमें लेजिस्लेटिव कुछ इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव एक तरफा कोई भी सरकार नहीं लेगी। उसमें तुरंत विपक्ष आरोप लगाएगा कि आप मीडिया की नाक में नकेल डालना चाहते हैं, तो वो तो संभव है नहीं। तो मीडिया के स्वयं जो मीडिया कर्मी हैं, स्वयं बड़े स्तर पर निकलें बाहर और इस बात की डिमांड करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बिना रिफॉर्म्स के भी बहुत कुछ संभव है, और वो संभावनाएं हम लोग बिल्कुल नकार रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मैं जैसे जब आपने हस्तक्षेप किया, वो मैं ये कहता हूँ कि ये राष्ट्रवाद की इतनी बड़ी बहस इस देश में चल रही है। जेएनयू में जब वो सेडिशन के केसेस हुए, बड़े बड़े आला प्रोफेसर साहिबान वहाँ पर आए और उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषाएं बताई। अब हमारे देश में आजकल 4 तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है। हमारे देश में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एक फौज का राष्ट्रवाद है, मिलिट्री नेशनलिज्म है, आप समझें कि नहीं, और एक अभी आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म देखने को मिला, ठीक है, और एक रिलीजियस नेशनलिज्म बहुत पुराना है। अब भारतीय राष्ट्रवाद की तो कोई बात ही नहीं कर रहा इस देश में। और अगर भारत को सक्षम बनाना है, उसकी डेमोक्रेसी को सक्षम बनाना है, तो मीडिया को सक्षम बनाना है। एग्जैक्टली। और आशुतोष, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप कैसे देख रहे हैं इन सवालों को। क्या मीडिया में एक बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्योंकि एस निहाल सिंह का जो कहना है कि अब सरकारें, चाहे सरकार इस पार्टी की हो या उस पार्टी की हो, इन दिनों वो सीधे एडिटर को नहीं एड्रेस करते, एडिटर से उनका संवाद नहीं होता, पत्रकारों से संवाद वो करना पसंद नहीं करते, वो सीधे मालिक से करते हैं। तो क्या जो क्रॉस मीडिया ओनरशिप का सवाल है अपने देश में, विनोद स्वयं कह रहे हैं कि पहाड़ जैसा बहुत वर्षों से इकट्ठा है, क्या इस तरह के इश्यूज, अपॉइंटमेंट्स के इशू, एडिटर नाम की संस्था का वजूद कैसे बनाया जाए, ये इश्यूज, क्या ये रिफॉर्म्स डिस्कशन के पॉइंट नहीं है हमारे मीडिया में? देखिए, रिफॉर्म्स, जैसा विनोद जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। रिफॉर्म्स, कोई रिटन रिफॉर्म्स यहाँ काम करने वाला नहीं है। रिफॉर्म्स के लिए लोगों को खुद आना पड़ेगा सामने, और रिफॉर्म्स में ये देखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अब चूंकि बात शुरुआत हुई थी कवरेज से ही लेकर के, और
उसी पर भी बात हो रही है। तो कवरेज में क्या पर्सपेक्टिव सही है, ये तो मीडिया को खुद पहचानना होगा ना, ये रिटन रिफॉर्म से तो आएगा नहीं, ये हमें खुद पहचान के आगे। लेकिन अगर न्यूज रूम में एडिटर पहल नहीं करेगा, वो असर्ट नहीं करेगा, चीजें बाहर से अगर तय होंगी तो कौन न्यूज तय करेगा कि कौन न्यूज क्या है, कैसी है और क्यों कहां छपनी चाहिए? देखिए, ये भी तो खुद मीडिया को ही तय करना है ना। अब जैसा आपने शुरुआत में बात कही थी और राजकमल झा जी का नाम लिया था और उसको आपने पॉइंट बनाया है इस साल का, तो आखिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो जी। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये रिटन रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अनुराधा, आपकी क्या? मैं इसमें ज़रा दखल देना चाहती हूँ। आपने राजकमल झा के बारे में बात किया। नहीं, हम एक नहीं, आप जैसे वो खड़े होकर के उन्होंने याद दिलाया जर्नलिज्म का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सवाल ये भी उठा कि एक पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस का पेपर है जहाँ मैंने भी काम किया है, क्या वो सही था? बिकॉज प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करने में क्या उसने ऐसे सवाल पूछे, हाँ सही जवाब था कि नहीं, क्योंकि उसमें सवाल खड़ा हो गया था कि क्या उन्होंने ठीक किया कि नहीं। हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। हमारा तो बेसिक जो डिस्कशन है भाई, एक पहलू वो है, लेकिन हमारा यह है कि आज का जो मीडिया परिदृश्य है, इसमें जो इश्यूज उभर के आ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए, स्क्रोल वेबसाइट जो है वहाँ पे भी उन्होंने ओम्बड्समैन का मतलब कॉन्सेप्ट शुरू किया है। मेरे अखबार में भी ओम्बड्समैन है ना, दवायर ने पीपल्स एडिटर रखा जी, है। पीपल्स एडिटर रखा है। तो मैं ये जो मूवमेंट जो है, ये आई सी इट एज अ वेरी एनकरेजिंग मूव, क्योंकि ये सेल्फ क्रिटिकली अपने आप को देख सकता है, जो करेक्शंस हैं, जो रीडर्स के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस कर सकता है। तो वो एक स्टेप अच्छा रहेगा अगर मीडिया कंपनीज जो हैं वो ओम्बड्समैन का मतलब कोई एक पोजीशन तय करके चले। लेकिन आपने क्रॉस मीडिया ओनरशिप के बारे में बात किया, जब तक कॉरपोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया रहेगी तब तक ये सवाल एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव मीडिया का जो मतलब सवाल है हमेशा पूछा जाएगा। लेकिन अनुराधा, एक बात हम समझना चाहते हैं जी, और मैं समझता हूँ मेरे दर्शक भी इसको समझना चाहते होंगे। एस निहाल सिंह जब एडिटर थे बहुत सारे वक्त पहले, उस वक्त भी ओनरशिप उद्योगपतियों की थी। कोई आम जनता या किसी कोऑपरेटिव के जो ओनरशिप है बहुत कम रही है। आई मीन, अगर आप देखें ट्रस्ट की या कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत छोटा हल्का है मीडिया का। ऐसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के, कभी जूट मिल कोई कहता था, जूट प्रेस कभी कोई कुछ कहता था। लेकिन उस दौर में जो एडिटर्स थे, उस दौर के जो उद्योगपति थे, उनका भी आई थिंक कैरेक्टर अलग था थोड़ा। आज जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगी, इसको कैसे आप समझेंगी और कैसे मसले को हल करेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मेरे को कोई मतलब सोल्यूशन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया अपना बहुत ज़्यादा क्यूज़ और हिंट्स लेती है, वहाँ मुझे लगता है थोड़ा होप है इसमें। सर, आपने जब ये बात कही कि ये स्थितियाँ हैं, लेकिन उन स्थितियों में आपका कहना है कि पत्रकार इनिशिएटिव लें, पत्रकार कुछ कर सकते हैं, पहल अगर करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन पत्रकार पहल करेगा तो अधिक से अधिक ये करेगा कि एक टेलीविज़न में कोई एक बेहतर परफॉर्म कर रहा है कोई, तो वो अपने स्क्रीन को ब्लैक कर देगा प्रोटेस्ट में। एक बेहतर आई मीन एक कलात्मक ढंग का ये प्रतिरोध हो सकता है। लेकिन बात जो है आज मीडिया के अंदर की जो समस्याएं हैं वो इससे बहुत बड़ी हैं, और बड़े जो इश्यूज़ हैं, बड़ी जो मुसीबतें हैं, बड़े जो चैलेंजेज हैं, उनको एड्रेस करने के लिए शायद एक बड़ी और कलेक्टिव इनिशिएटिव की ज़रूरत होगी। कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये सवाल था कि, और मैंने खुद कई बार रिज़ाइन किया है कि अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट एक ही है, आप रिज़ाइन कीजिए। पर आप कहेंगे ये तो पैसिव चीज़ हो गई, एक्टिव नहीं हुई। इसमें ये है कि जो कलेक्टिव है, एक तो आपका एटमॉस्फेयर जर्नलिस्ट को बदलना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं भाई मैं क्या करूं, अब ये ऐसी बात है, सब जगह हो रही है, अब मैं क्या कर सकता हूं। क्या आपको जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग लेकर आए हैं नए नए अपने प्लेटफॉर्म्स, आप स्क्रॉल का नाम लिया किसी ने अभी, दवायर है, इस तरह इनसे आप एक इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आप एडिटर हैं, आप इनसे कितना होप देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है,
जैसे स्क्रोल में है, स्क्रोल के लिए तो मैंने लिखा भी है एक बार, क्योंकि ये अच्छी साइट है। मैं प्रिंट ज़रा प्रेफर करता हूँ, जी। ओल्ड फैशन हूँ ना। जी और दूसरी आंखों की बात है कि स्ट्रेन कम पड़ता है प्रिंट में। जी तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो ये फ़ायदा उठा रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ज़िंदा रखने के लिए। ये मैं तो तारीफ़ करता हूँ इन लोगों की। बिल्कुल। अंत में चलते चलते विनोद, ये पोस्ट ट्रुथ का ईयर है। नोटबंदी के सवाल पर जिस तरह का कवरेज सामने आया है, प्रिंट और विजुअल दोनों, इस पूरे साल के अंत में, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, पोस्ट ट्रुथ के संदर्भ में अगर मैं आपसे समझना चाहूं, कैसे आप ये कहेंगे? गलत एग्जाम्पल है पोस्ट ट्रूथ। सही एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज, सही एग्जाम्पल है रोहित मेमूला, सही एग्जाम्पल है सेडिशन के केसेस, सही एग्जाम्पल है कि इस देश में जो अखलाक का केस था, वो सही एग्जाम्पल वो है। या आपने एक मरहूम व्यक्ति की जात पे सवाल उठा दिए, वो दलित ही नहीं था। उसकी माँ कह रही है मैं दलित हूँ, दलित था, मैं दलित हूँ, और इस बेटे को मैंने पाला है। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, ऑर्डर्स हैं कि अगर माँ ने पाला है तो फिर माँ की जात मिलेगी, बाप की जात नहीं मिलेगी, अगर बाप जुदा हो चुका है परिवार से। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पोस्ट ट्रूथ जर्नलिज्म जो है और पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स जो है, उनमें चोली दामन का साथ है और एक दूसरे के दम पे ये जिंदा हैं और आने वाले कई बरसों तक रहेंगे। सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, इनसे लड़ने के लिए ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म की जरूरत है, वैकल्पिक मीडिया। और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में, साउथ एशिया में, जो न्यूज़ कोऑपरेटिव्स जो खुद चलाते हैं, जर्नलिस्ट खुद, ओनरशिप उनके हाथ में है, या जो ट्रस्ट हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ट्रिब्यून अखबार है जी। आज भी उसकी इज्जत है और जी। वहां पर तलक से तलक एडिटोरियल लिखे जाते हैं जी। तो इसलिए, और हिंदू भी है। तो मैं मानना, मैं देखिए, ओम्बुड्समैन की बात एक समझ लीजिए, माफी चाहता हूँ लंबा बोल रहा हूँ। ओम्बुड्समैन जो है वो एक बड़ी अच्छी प्रथा है, लेकिन जैसे गार्डियन अखबार ने स्कॉट फाउंडेशन बना रखी है और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेसेस में, ताकि वो देते रहे पैसा गार्डियन को और उस पर कोई दबाव ना आए और अखबार चलता रहे। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। इनफैक्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मीडिया उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविक अर्थों में प्रेस फ्रीडम का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। जैसा आप सब लोगों ने कहा, हमें कोशिश करनी होगी कि 2017 में हमारा मुल्क प्रेस फ्रीडम की 180 देशों की लिस्ट में 133वें स्थान से हटकर श्रेष्ठ 10 देशों की सूची में शुमार हो। इन्हीं सदिच्छाओं के साथ आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।